Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Maths Sparkle, and today is the day 16 of our pharmacology course. In this video, we are going to start the drugs which are used for heart failure and the drugs which are used to treat angina. सबसे पहले अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हार्ट फेलियर इज अ क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसके अंदर हार्ट विल नॉट एबल टू जनरेट इनफ कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारी मेटाबॉलिक बॉडी टिश्यूज़ की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन वो कंडीशन जिसके अंदर हार्ट जो है वो इतना कार्डिक आउटपुट भी जनरेट नहीं कर पा रहा कि मिनिमम जो बॉडी की नीड्स हैं, बॉडी टिश्यूज़ की नीड्स हैं, वो भी फुलफ़िल ना हो पाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, लो आउटपुट फेलियर एंड हाई आउटपुट फेलियर। लो आउटपुट फेलियर के अंदर क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा लो जनरेट होता है, जबकि हाई आउटपुट फेलियर के अंदर ये होता है कि कार्डिक आउटपुट तो हमारे पास जनरेट हो रहा है, लेकिन बॉडी की जो नीड्स है या डिमांड्स है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं कि अब वो कार्डिक आउटपुट उन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा। ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में होता है, सच एज सीवियर एनीमिया हो गया या सीवियर थायमीन डेफिशिएंसी हो गई। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन बॉडी की डिमांड या नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये उसको कंपेंसेट नहीं कर पा रहा। लो आउटपुट फेलियर के अंदर क्या होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से लो कार्डिक आउटपुट जनरेट होता है जो बॉडी की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा नहीं करता। फिर इसके बाद कार्डिक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। मीन्स के कार्डिक आउटपुट जो है वो इन दो चीज़ों पर डिपेंडेड है, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसके अंदर तीन फैक्टर्स आते हैं, इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। इन टर्म्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ जाएंगे तो इसमें बार बार ये टर्म्स यूज़ होंगी, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं हमें क्लियर होगा कि व्हाट इज़ प्री लोड एंड व्हाट इज़ आफ्टर लोड, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जो है वो सही से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो है वो हम इसको अभी पहले समझ लेते हैं। अच्छा, प्री लोड की मैं बात करूँ तो प्री लोड जो है बेसिकली हम कहते हैं उस अमाउंट ऑफ ब्लड को जो एट द एंड ऑफ डायस्टोल हार्ट के अंदर प्रेजेंट हो। सबसे पहले क्या होता है कि एक होता है ये हार्ट है, इसके अंदर एक जो है वो डायस्टोल का फेज होता है और एक जो है वो सिस्टोल का फेज होता है। अब यहाँ पर जब डायस्टोल का जो है वो फेज आता है जहाँ पर हार्ट जो है वो फिल हो रहा होता है। अब फिलिंग के बाद जो है वो यहाँ से जो है वो सिस्टोल होगा और बॉडी को ये हार्ट जो है ब्लड ट्रांसफ़र करेगा। तो एट द एंड ऑफ सिस्टोल यानी कि एट द एंड ऑफ फिलिंग यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो प्रेजेंट है, और सिस्टोल से जो है वो बिल्कुल ही बिगिनिंग में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं प्री लोड। प्री लोड की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल एंड जस्ट बिफोर द सिस्टोल, और प्री लोड को जो है वो हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं, यानी वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जिस पर अब हार्ट को काम करना है और उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी को ट्रांसफ़र करना है, उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि डायस्टोल के बिल्कुल एंड में मौजूद हो अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स में, इसको हम कहते हैं प्री लोड। आफ्टर लोड जो है वो इस हार्ट के अंदर जब ब्लड होता है और जब ये इस ब्लड को ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पर डिफरेंट वेसल्स होती हैं, आर्टीरियोज होती हैं। अब ये आर्टीरियोज जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं, ये मज़ीद डिवाइड होगी, फिर ये मज़ीद डिवाइड होगी, इस तरीके से यहाँ पर फिर कुछ रेजिस्टेंस जो है वो शो होती है। इस रेजिस्टेंस को जिसके अगेंस्ट हार्ट को काम करना है और ब्लड को ट्रांसफ़र करना है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द आफ्टर लोड। अब अगर हम ये बात करें कि व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मायोकार्डियम यानी हार्ट की जो है वो अपनी हेल्थ कैसी है। अगर हार्ट जो है उसकी हेल्थ सही है तो वो अपना जो एक्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म करेगा और वो जो है वो गुड कार्डिक आउटपुट देगा। लेकिन अगर हार्ट की अपनी ही जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और कार्डिक आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि कार्डिक आउटपुट अगर प्री लोड हमारे पास जो है वो नॉर्मल होगा तो कार्डिक आउटपुट भी जो है वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर प्री लोड एक्सेसिवली जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा कि हार्ट उतना बर्डन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और कार्डिक आउटपुट जो है वो वहाँ पर फिर हमारे पास सही नहीं आएगा।
इसके बाद अगर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर जो वेसल्स में या आर्टेरियोल्स में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो भी जो हार्ट है उस पर जो वर्क प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि यहाँ पर कोई एक इंसान है जिसको ये वज़न उठाकर एट द टॉप ऑफ द स्लोप लेके जाना है, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा हार्ट है और इसके ऊपर जो हमने सामान रखा हुआ ये हमारा प्री लोड है। अब इस प्री लोड के साथ इस इंसान को इस स्लोप पर जो है वो क्लाइंब करते हुए इस पॉइंट पर पहुंचना है। अब ये जो रास्ता है जो इसको पार करना है, इसके जो रास्ते में ये रेजिस्टेंस है, ये ऊंचाई है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द आफ्टर लोड। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस लोड को इतना ज़्यादा और इंक्रीज कर दें तो क्या ये इंसान जो है वो यहाँ तक बगैर किसी मुश्किल के जाएगा या इसको जो है वो अपना फंक्शन करने में मुश्किल पेश आएगी? ऑब्वियस सी बात है, इसका जो है वो काम मुश्किल हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द प्री लोड। इसके अलावा अगर जब हम प्री लोड को नॉर्मल रहने दें लेकिन आफ्टर लोड को बढ़ा दें, मीन्स कि इस स्लोप को जो है वो हम यहाँ तक ले जाएं, इसको हम जो है वो इस तरह का कर दें, तो अब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। तो अब इस इंसान को ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी जो है वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब वर्क करना पड़ेगा तो ये सही तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तीसरी एग्जांपल ये कि अगर आफ्टर लोड भी ठीक है, प्री लोड भी ठीक है, लेकिन ये खुद इतना वीक है कि ये इतना लोड उठा के भी इस नॉर्मल स्लोप पे नहीं चल सकता। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए, इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो जितने भी हमने ये फैक्टर्स डिस्कस किए स्ट्रोक वॉल्यूम के, ये हमारे पास वजह बनते हैं हार्ट फेलियर की, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है वो कार्डिक आउटपुट को अल्टर करते हैं। कार्डिक आउटपुट जब हमें नॉर्मल नहीं मिलेगा तो हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाता है। अब हमारे पास एक और रीज़न है हार्ट फेलियर का स्ट्रोक वॉल्यूम के फैक्टर्स के अलावा, वो है हार्ट रेट। अब फॉर एग्जांपल इसकी हेल्थ भी ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है आफ्टर लोड वो भी सही है और इसका जो प्री लोड है वो भी हमारे पास नॉर्मल है, आफ्टर लोड भी नॉर्मल है, लेकिन अब स्टिल जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। उसका एक रीज़न है हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, मीन्स के साइकिल्स जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब अगर मैं इसकी साइकिल्स को बढ़ा के 200 कर दूं, तो वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कर दूं, डबल कर दूं, तो क्या होगा कि इनकम्प्लीट फिलिंग होगी हार्ट की, क्योंकि हार्ट के पास डायस्टोल का टाइम ही नहीं होगा कि हार्ट जो है वो कम्प्लीटली फिल हो सके, तो वो एम्प्टी साइकिल्स जो है वो होती रहेंगी। दूसरा, अगर मैं हार्ट रेट को जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दूं, 20 पर ले आऊं, तब भी जो है वो ये अपना एक्शन परफॉर्म सही तरीके से नहीं करेगा। तो ये सारी वजूहात हैं जो हार्ट फेलियर की जो है वो वजह बन सकती हैं। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर में एक होता है सिस्टोलिक फेलियर और एक होता है डायस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर के जो है वो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इस्कीमिया हो सकता है, इसके अलावा रिगर्जिटेशन हो सकती है और फ्लैपी हार्ट मसल्स। इसके अलावा जो डायस्टोल है, डायस्टोलिक फेलियर के क्या रीजंस हो सकते हैं? हाइपरट्रॉफी, पेरिकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी। तो ये हमारे पास रीजंस हैं ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलियर। अब सिस्टोलिक फेलियर भी जो है वो 2 तरह का होता है, राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, राइट फेलियर में क्या होता है? अगर हम नॉर्मल हार्ट की साइकिल देखें तो नॉर्मल साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है, अब यहाँ पर सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर ब्लड आता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है, देन ये हमारे पास वेंट्रिकल, कहाँ से आता है ब्लड? बॉडी से आता है। देन ये वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से होते हुए ये लंग्स में जाता है, लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग्स से ये कहाँ पर जाता है? वेंट्रिकल में, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से ये जो है वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कंप्लीट हार्ट की साइकिल है। अच्छा, जब राइट साइडेड फेलियर होगा तो राइट साइडेड में क्या हो रहा था कि ब्लड जो है वो बॉडी से आ रहा था और कहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा था? लंग्स में। लेकिन जब राइट साइडेड फेलियर होगा तो ये सिस्टोलिक फंक्शन जो है ये हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स में नहीं जा सकेगा, तो जो ब्लड है वो दोबारा से बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा। तो जब बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि पेरिफेरल एडिमा होगा। इसके अलावा
नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स रहेंगे, एस्काइड्स होंगे और हेपेटोमेगैली जो है वो कॉज होगी। इसके अलावा एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। क्योंकि जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो जुगुलर वेन जो होती है उसमें भी जो है वो हमें डिस्टेंशन फील होती है। इसके बाद अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो इसके अंदर जो ब्लड है वो लंग से आएगा और उसके बाद बॉडी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक फंक्शन है ये हमारे पास कॉम्प्रोमाइज होगा ड्यू टू द सिस्टोलिक फेलियर। तो ब्लड जो है वो बॉडी में जाने के बजाय क्या होगा कि दोबारा से लंग्स में जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से सिम्टम्स आएंगे, यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा होगा, कफ, क्रैकल्स, वीजेस, ब्लड टिंज्ड स्प्यूटम, और इसके अलावा जो है वो ऑर्थोपनिया भी जो है वो होगा। ऑर्थोपनिया में क्या होता है कि पेशेंट जब भी जो है वो लेटता है तो उसको अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्शन होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर जब वो उठ के बैठ जाता है तो वो सिम्टम्स थोड़े से रिलीफ हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। इसके अलावा कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होंगी और वीक पल्सेस होंगी। तो ये हमारे पास था टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। इसके अलावा जो हार्ट फेलियर होता है या तो वो हमारे पास कंपनसेटेड होता है या तो वो हमारे पास डीकम्पनसेटेड होता है। इनिशियली क्या होता है कि जब भी बॉडी के अंदर हार्ट फेलियर होता है तो बॉडी उसको कंपनसेट करना शुरू करती है, लेकिन फिर एक कंडीशन आती है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू भी जो है वो बॉडी उसको कंपनसेट नहीं कर पाती है कार्डिक आउटपुट को, तो फिर जो हार्ट फेलियर होता है वो होता है डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। अब जब कंपनसेटेड हार्ट फेलियर होता है सबसे पहले तो वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हुई होती हैं। सबसे पहले इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी और इसके साथ साथ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी के जो है वो इफेक्ट्स आपको याद होंगे कि हमने पढ़ा था, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हार्ट रेट इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है, इसके अलावा बीपी इंक्रीज होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब इंक्रीज होगी तो ब्लड जो है वो उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और प्री लोड जो है वो हार्ट के ऊपर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्री लोड के इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कार्डिक आउटपुट भी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म तक रहती हैं तो ये हार्ट के ऊपर वर्कलोड को इंक्रीज कर देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारी चीज़ें हार्ट को मजीद जो है वो डिक्लाइन की तरफ लेके जाती हैं। इसके बाद जो सेकंड सिस्टम बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है वो होता है रास सिस्टम। जब कार्डिक आउटपुट हमारे पास डिक्रीज होता है तो ब्लड फ्लो जो है वो सही तरीके से किडनी में नहीं होता, जिसकी वजह से जो रेनिन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। अब रेनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन का काम क्या होता है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, यानी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, बीपी को बढ़ाता है। तो जब ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन या रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा तो ये प्री लोड को इंक्रीज कर देगा। इसके बाद जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास वाटर और सोडियम को रिटेन करता है बॉडी से, यानी उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता, उसकी रिटेंशन करवाता है ताकि प्री लोड जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो। अब इन दोनों एक्शंस की वजह से जो हार्ट है उस पर वर्कलोड जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो बॉडी के अंदर होता है और वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम या एक्स्ट्रा जो है वो प्री लोड हार्ट के ऊपर जो है वो आता है। अब अगर हार्ट जो है वो इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को पंप करने की ताकत नहीं रखता तो फिर ये वॉल्यूम जो है वो बॉडी के अंदर पल्मोनरी और पेरिफेरल एडिमा जो है वो कॉज कर सकता है। तो इनसे जो मतलब इन इफ़ेक्ट से क्या होता है कि अगर लॉन्ग टर्म तक जो है वो ये हमारे पास इसी तरह का सिस्टम चलता रहे तो इससे क्या होगा कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो हमारे पास उनकी रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी हो सकते हैं और हार्ट पर जो वर्कलोड है वो हमारे पास इंक्रीज होता रहेगा तो हार्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। अब जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्री लोड जो है वो इंक्रीज हो गया है तो अब बॉडी क्या करती है कि उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स को रिलीज करती है। अब इन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स से क्या होता है कि वेजो डायलेशन होती है, नाइट्रोयूरेसिस यानी लॉस ऑफ सोडियम इन यूरिन, इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन। क्योंकि प्रीलोड इतना ज़्यादा अगर इंक्रीज हो गया है तो उसको भी कंपनसेट करना ज़रूरी है, तो इसके लिए बॉडी जो है वो इस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये सिस्टम हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है और कार्डिक फंक्शन को जो है वो इम्प्रूव करता है। फिर आती है मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। अब जब लॉन्ग टर्म तक
जो है वो हार्ट के मसल्स स्ट्रेच होते रहेंगे, स्ट्रेचिंग होती रहेगी हार्ट मसल्स की लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है। तो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए हार्ट मसल्स की स्ट्रेचिंग होती रहेगी। अब लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेचिंग से क्या होगा कि एक्सेसिव इलोंगेशन हो जाएगी फाइबर्स की, जिससे वीक कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हार्ट की जो इजेक्ट करने की एबिलिटी है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। अब हार्ट जो है वो इजेक्ट नहीं कर सकेगा ब्लड को, क्योंकि उसके जो मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो गए। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर, जिसके अंदर सबसे पहले आती हैं हमारे पास वो ड्रग्स जो रास सिस्टम को इनहिबिट करती हैं। हमने पढ़ा था कि जब हमारे बॉडी के अंदर हार्ट फेलियर होता है तो कुछ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब उन सिस्टम्स को इनहिबिट करने के लिए, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो मज़ीद हार्ट पर वर्कलोड इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और हार्ट को जो है वो डिक्लाइन की तरफ लेके जाते हैं, दैट्स वाई हम इनको इनहिबिट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रास इनहिबिटर्स, जिसके अंदर ACE इनहिबिटर्स आती हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आती हैं और एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स आती हैं। अब जो ACE इनहिबिटर्स हैं, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन होती है ये उसको इनहिबिट करवाती हैं। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, वहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब हमारे पास ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू दिस ड्रग, तो क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होती। एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा होता है ताकि प्री लोड जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो। लेकिन जब हम इसको इनहिबिट करवा देंगे तो क्या होगा कि प्री लोड हमारे पास कम हो जाएगा और कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे पास इम्प्रूव होगा। इसके बाद इनकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कैप्टोप्रिल, इनैलेप्रिल, लिसिनोप्रिल और रैमीप्रिल जो है वो आती हैं। अब इसके अगर एडवर्स इफेक्ट्स की मैं बात करूँ तो एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो इसका परसिस्टेंट ड्राई कफ, हाइपोटेंशन, एंजियोएडिमा, और एक जो है वो ये होता है कि इसके अंदर हाइपरकैलिमिया का भी जो है वो रिस्क होता है। इसके बाद है सेकेंड ड्रग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका जो है वो पूरा इफेक्ट सेम होता है ACE इनहिबिटर के, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा था, जबकि ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट जाके एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो अगर एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन हो भी गई है तो रिसेप्टर ब्लॉकेज होने की वजह से ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसके अंदर एग्जाम्पल्स आती हैं कैंडिसर्टान, लोसर्टान, टेलमिसर्टान और वॉल्सर्टान। इसके जो सारे इफेक्ट्स हैं वो ACE इनहिबिटर्स जैसे ही होते हैं। वेस्कुलर रेजिस्टेंस को ये जो है वो डिक्रीज कराती हैं, वेजोडाइलेशन करवाएंगी और कार्डिक आउटपुट को इम्प्रूव करेंगी। देन हमारे पास आती हैं एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स। एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स में एग्जांपल्स हैं स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लिरेनोन। ये ड्रग्स जो हैं ये रिटेंशन जो है वो जो हो रही होती है हमारे पास वाटर और सोडियम की, उसको ब्लॉक कर देंगी, जिससे क्या होगा कि प्री लोड हमारे पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आ रहा था हार्ट के ऊपर वो इनहिबिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में एग्जांपल है बिसोप्रोलोल, कार्बिडिलॉल एंड मेट्रोप्रोलोल। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, डायरेक्टली बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट है हमारे पास वो डिक्रीज हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं इन हार्ट फेलियर एंड दे आर एसोसिएटेड विद द रिड्यूस्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर। हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगी, इसके अलावा जो रेनिन का रिलीज होता है किडनी से, ये उसको भी डिक्रीज करती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइजिन इनहिबिटर्स। ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एक ड्रग जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की होती है और इसके साथ जो दूसरी ड्रग है वो नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर्स की होती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि नेप्रिलाइसिन क्या होता है। नेप्रिलाइसिन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे पास ब्रेक डाउन करवाता है एंजियोटेंसिन 1 और 2 की, ब्रेडिकाइनिन की और नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स की। अब नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स जो हैं ये हमारे पास इन्हेंस करवाते हैं नेट्रीयूरेसिस, डाईयूरेसिस और वेजोडाइलेशन को। तो इन सारे इफेक्ट्स को हमें जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो इन्हेंस करवाना है, इसको जो है वो रोकना नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी ब्रेक डाउन को इनहिबिट करवा देते हैं बाय दिस ड्रग नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, ताकि ये जो नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड है ये डिस्ट्रॉय ना हो और हमारे पास ये इफेक्ट्स जो है वो बॉडी प्रोड्यूस करती रहे। लेकिन इसका जो है वो एक इफेक्ट ये होता है कि अगर हम इसकी ब्रेक डाउन को रोकेंगे तो साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 1 और 2 की ब्रेक डाउन भी इनहिबिट होगी, जो कि हमारे पास क्या करवाएगी, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवाएगी। दैट्स वाई वी हैव टू स्टॉप दिस।
तो इसको स्टॉप करने के लिए हम इसके साथ जो है वो वॉल्सर्टान देते हैं, दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। दैट्स वाई जो है वो हम इन दोनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके यूज़ करने से जो है वो क्या होगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया कि ब्रेक डाउन जो है वो इसकी इनहिबिट हो जाएगी। इसके साथ साथ जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है वो एंजियोटेंसिन के इफेक्ट को जो है वो ब्लॉक करेगा। अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर आता है कि ये ब्रेडिकाइनिन के जो लेवल्स हैं वो बॉडी में इंक्रीज कर सकता है और एंजियोएडिमा जो है वो करवा सकता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सेक्यूबिट्रिल और वॉल्सर्टान। देन हमारे पास आते हैं वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स का काम क्या होता है, ये डायलेट कर देते हैं वेन्स को, जिसकी वजह से जो प्री लोड है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। प्री लोड डिक्रीज होता है, इसके अलावा जो आफ्टर लोड है वो भी डिक्रीज होता है और जो कार्डिक आउटपुट है इन द रिजल्टेंट वो हमारे पास इम्प्रूव होता है। अब इसके अगर जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूं तो इसमें आता है हेडेक, डिजीनेस और हाइपोटेंशन, ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं हाइड्रोलिजीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। फिर इसके बाद हमारे पास ड्रग्स आती हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक्स में हम कॉमनली यूज़ करते हैं फ्यूरोसेमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड। डायूरेटिक्स को हम फ्लूइड एक्यूमुलेशन को बॉडी से रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या करती हैं, ये डायूरेसिस को इंक्रीज़ करती हैं। इसके साथ ये प्लाज्मा वॉल्यूम को भी डिक्रीज़ करवाती हैं, प्री लोड को डिक्रीज़ करती हैं। इसके साथ जो हार्ट पे वर्क लोड प्री लोड की वजह से इंक्रीज़ हो गया होता है ये उसको भी कम कर देती हैं। फिर डायूरेटिक्स के बाद हमारे पास ड्रग आती हैं आइनोट्रोपिक ड्रग्स। अब बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन है हार्ट फेलियर की तो फिर उसमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन जो है वो बीटा एगोनिस्ट है। ये क्या करती है, ये CAMP की जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और कार्डिक आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बिल्कुल ही कम हो गई होती है तो उसमें हमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करके कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करना होता है। तो हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ द कार्डिक आउटपुट, क्योंकि वो एक सीवियर कंडीशन होती है। बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आती है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है वो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है कि सोडियम का जो लेवल है इनसाइड द सेल वो इंक्रीज़ होता है हमारे पास, ठीक है। और जब सोडियम का लेवल इंक्रीज़ होता है सो दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब भी सेल के अंदर सोडियम आता है तो कैल्शियम बाहर जाता है, लेकिन जब सेल के अंदर सोडियम वैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है तो सेल को मज़ीद सोडियम की ज़रूरत नहीं है, तो वो कैल्शियम को जो है वो बाहर नहीं भेज रहा। तो अब कैल्शियम भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है सेल के अंदर, तो ये कैल्शियम इंक्रीज कंसनट्रेशन में क्या करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाएगा। इसके बाद अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात करूँ तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर हाइपोकैलीमिया है, क्योंकि जो डिजॉक्सिन है ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की उस साइड पर आकर बाइंड करते हैं जहाँ पोटेशियम को बाइंड होना होता है। तो अगर किसी पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम कम है तो क्या होगा कि पोटेशियम की भी बाइंडिंग साइड पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉक्सिन ही बाइंड होती रहेगी। एक बंदा है जिसके अंदर नॉर्मल पोटेशियम है तो उसके अंदर पोटेशियम भी बाइंड होगा और फिर डिजॉक्सिन भी बाइंड होगी। कुछ सेल्स में, कुछ रिसेप्टर्स में पोटेशियम बाइंड होगा, कुछ में डिजॉक्सिन बाइंड होगी। लेकिन जिसके अंदर पोटेशियम है ही मतलब बहुत ज़्यादा कम है तो उसके अंदर क्या होगा कि फिर डिजॉक्सिन ज़्यादा से ज़्यादा आके इस पर बाइंड होगी, तो जिसकी वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, ये बेसिकली एक चेस्ट पेन है जो किस वजह से होता है कि इनबैलेंस होता है ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड का। यानी जितनी मायोकार्डियम की ऑक्सीजन सप्लाई है उतनी जो है वो उसकी डिमांड उससे ज़्यादा है। मीन्स के सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस्कीमिया होगा और इस्कीमिया की वजह से चेस्ट पेन होगा। अब ये सप्लाई और डिमांड जो है वो इम्बैलेंस क्यों होती हैं, ये होती हैं ड्यू टू द नैरो कोरोनरी आर्टरी। इसके अंदर जो है वो क्लॉट है, एथेरोस्क्लेरोटिक क्लॉट है, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो गई है। अब इस नैरो होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास लिमिटेड है, लिहाजा रेस्ट की कंडीशन में ये ब्लड सप्लाई जो है वो मायोकार्डियम की डिमांड को पूरा कर रही है। दैट्स वाई रेस्ट की कंडीशन में पेशेंट को पेन नहीं होता। लेकिन इन एक्सरसाइज और इन द रिस्पॉन्स ऑफ इमोशनल स्टिमुलाई मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ब्लड सप्लाई उतनी ही है। तो ये क्या करेगी, उस इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड को पूरा नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइना होगा।
अब इसके अंदर हम 2 स्ट्रेटजीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। वो ये कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को जो है वो हम कम कर दें और इसके अलावा जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ कर दें टू द इस्केमिक रीजन। अब ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किस तरीके से इंक्रीज़ होती है? ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है जब हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन डिमांड तब भी इंक्रीज़ होती है जब हमारे पास जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। तो हार्ट को जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसके अलावा उसका जो ज़्यादातर वक्त है वो सिस्टोल में गुजरता है, जबकि डायस्टोल के लिए उसके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता। और जो कोरोनरी फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो दौरान डायस्टोल ही होता है। तो अगर डायस्टोल का पीरियड कम होगा तो मायोकार्डियम को जो है वो ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइनल अटैक्स के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हम इसमें जो है वो यूज़ करते हैं नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम ब्लॉकर्स। अब नाइट्रेट्स जो हैं वो किस तरीके से इस पर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट रखते हैं, ये हमारे पास प्री लोड को डिक्रीज़ कर देंगे और जिसकी वजह से जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो हार्ट पर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो डायस्टोल का मिलेगा और दैट्स वाई जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पास इम्प्रूव होगा। इसके बाद जो बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये हमारे पास इस तरीके से यूज़फुल होते हैं कि ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करवाते हैं, क्योंकि हमने बात की कि ऑक्सीजन डिमांड क्यों बढ़ रही थी। एक तो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से बढ़ रही थी, दूसरा के जो वर्क प्रेशर है वो हार्ट पे इंक्रीज़ हो रहा था ड्यू टू द एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो है वो ड्रग्स इस तरीके से एंजाइनल अटैक्स को ट्रीट या फिर प्रिवेंट करती हैं। अब नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हम वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये वेनोडाइलेशन करवाती हैं। किस तरीके से करवाएंगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करेंगी, जिससे CGMP का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा और वेनोडाइलेशन होगी। इससे क्या होगा कि एंड डायस्टोलिक प्रेशर और प्री लोड जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। इसके जो है वो मेन एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि हेडेक होता है इसके अंदर कॉमनली। इसके बाद है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को भी जो है वो रिड्यूस कर देंगी। इसके अलावा मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को भी ये कम करती हैं। अब इसके अंदर हम जो है वो मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, ये सारी जो है वो ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हमें उन पेशेंट्स के अंदर थोड़ा सा जो है वो कॉशन के साथ यूज़ करनी होती है जिनको डायबिटीज़ हो या कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो। इसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस तरीके से काम करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करवाते हैं। एंजाइना में क्या होता है कि कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इस्कीमिया। ठीक है, तो उसको जो है वो हमें कम करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करवाना होता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर वेरापेमिल और डिल्टियाज़ेम जो है वो यूज़ की जाती हैं। एंड हेयर वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑफ हार्ट फेलियर एंड एंजाइना। अब हम असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट ये कि आपको बताना है व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको जस्ट आपको एक पैराग्राफ के अंदर डिफ़ाइन करना है। आंसर आप देंगे इन द कमेंट सेक्शन विद योर नेम एंड रोल नंबर। नाम और रोल नंबर ज़रूर मेंशन करना है आपको अपने असाइनमेंट के साथ, आंसर के साथ। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।